हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 8 मार्च और 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में। प्रतिवर्ष 8 मार्च को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड स्ट्रगल्स ऑफ विमेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज अ डे टू अप्रिशिएट विमेन्स रोल इन सोसाइटी एंड ऑल्सो टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, विमेन्स राइट्स एंड एम्पावरमेंट। इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो थीम है वो है गिव टू गेन। एंड दिस थीम हाईलाइट्स द आइडिया दैट व्हेन पीपल सपोर्ट अदर्स बाय शेयरिंग देयर टाइम, नॉलेज, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज, एवरीवन बेनिफिट्स। So it encourages individuals, organizations and communities to work together to promote gender equality and women empowerment. ये जो थीम है ये प्रमोट करता है अ कल्चर ऑफ जेनरसिटी एंड कोऑपरेशन, शोइंग दैट हेल्पिंग women grow and succeed can create positive change in society. इसी के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ई चरक पोर्टल के बारे में देखेंगे, देन हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के बारे में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट के बारे में देखेंगे, देन हाल ही में ये जो अपकमिंग सेंसस है उसको लेके मैस्कट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, हम उनके बारे में देखेंगे, देन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप को लेके कुछ अग्रीमेंट साइन हुए हैं इसके बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The e-Charak portal, often mentioned in the context of medicinal plants, primarily serves as which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि औषधीय पौधों के संदर्भ में अक्सर ये जो उल्लेखित एक टर्म है ई चरक यानी कि ई चरक पोर्टल, ये मुख्य रूप से इनमें से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अ डिजिटल लाइब्रेरी फॉर एंशियंट आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स। सेकंड, an online platform for the auction of timber from protected forests. And third, a virtual market for information exchange between farmers and herbal traders, या फिर a mobile app for identifying endangered wildlife species in the field. आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो ई चरक पोर्टल है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये एक तरीके का वर्चुअल मार्केट है फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन फार्मर्स एंड द हर्बल ट्रेडर्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं द ई चरक। यहाँ पर ई चरक का जो फुल फॉर्म है वो है ई चैनल फॉर हेरिटेज aromatic raw materials and knowledge. E-Charak portal is a digital initiative by the National Medicinal Plants Board, and its main goal is to create a transparent supply chain for the medicinal plant sector. By providing a platform for farmers, collectors, and herbal traders, it facilitates the trade of raw materials like Nagauri Ashwagandha. This is crucial for India, which is the second largest exporter of the medicinal plants. The portal helps farmers get better prices and ensures that the multi-billion-dollar traditional medicine market has a sustainable supply of authentic ingredients. अभी हाल ही में आपने देखा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया 3 मार्च को, और उसी दिन ये ई चरक पोर्टल लॉन्च किया गया। आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसकी थीम रही है मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लिवलीहुड। इंडिया के बारे में आपने देखा ही होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज,
harboring nearly 7 to 8% of the world's recorded species, while occupying only 2.4% of the global land area. So, India possesses approximately 15,000 medicinal plant species, with about 8,000 species utilized in traditional Indian system of medicine. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding United Nations Convention on the Law of Sea. So यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून सम्मेलन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस एंड एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। और सेकंड स्टेटमेंट है, द कन्वेंशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ द कोस्टल स्टेट्स। और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट करेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। सो यूएनसी लॉस जो है 1982 में ये आया है एंड इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग ऑल ओशन एक्टिविटीज अर्निंग इट द टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस। So it established critical institutions like the International Seabed Authority to regulate mineral resources in the deep seabed beyond national jurisdiction and the International Tribunal for the Law of the Sea for dispute resolution. So आपने देखा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसको स्टैब्लिश किया गया 1982 में for marine and maritime activities. So, in the context of general guaranteed rights within the exclusive economic zone as defined solely by the provided principles of the international waters, while UNC laws provide the various freedoms, the high seas are where freedom of the overflight and freedom of navigation are most absolute as the part of the shared global commons. तो ये जो UNCLOS है इसको लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है और ये डिवाइड करता है मरीन एरियाज को इनटू 5 मेन जोन्स नेमली इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज. So it is the only international convention which stipulates a framework for state jurisdiction in maritime spaces. So ये प्रोवाइड करता है अ डिफरेंट लीगल स्टेटस टू डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding the collaborative platforms launched under the New Delhi Declaration on AI Impact 2026. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 के तहत शुरू किए गए जो सहयोगी प्लेटफॉर्म है उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ट्रस्टेड AI Commons serve as a voluntary repository for benchmarks and best practices to build secure AI systems. Second statement है, the International Network of AI for Science Institutions aims to pool research infrastructure to accelerate scientific discovery. और third statement है, the Global AI Impact Commons is primarily a commercial marketplace for the private sale of AI algorithms.
बताना है ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है ऑन एआई इम्पैक्ट 2026, इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स है ये एक वॉलेंटरी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर शेयरिंग एंड रेप्लिकेटिंग सक्सेसफुल एआई सॉल्यूशंस। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The New Delhi Declaration on AI Impact 2026, adopted during the India AI Summit 2026, it introduced several collaborative global platforms and mechanisms to promote international cooperation in artificial intelligence governance and development. So, the Trusted AI Commons is focused on safety, security, and the sharing of non binding technical standards to help nations deploy AI responsibility. The International Network of AI for Science Institutions connects global scientific bodies to share the immense computing power needed for complex simulations in fields like genomics or climate modeling. ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक वॉलेंट्री ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर शेयरिंग एंड रेप्लिकेटिंग सक्सेसफुल एआई सॉल्यूशंस फॉर सोशल गुड, नॉट अ कॉमर्शियल मार्केट प्लेस। इसको डिजाइन किया गया है टू मैक्सिमाइज डेवलपमेंट इम्पैक्ट थ्रू स्केलिंग प्रूवन यूज केसेस। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट है इसको अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What are the names of the two official mascots launched by the Union Home Minister Amit Shah for the upcoming Census 2027? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो आगामी जनगणना है 2027 की उसके लिए लॉन्च किए गए दो आधिकारिक जो शुभांकर हैं उनका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं आकाश एंड धरती, प्रगति एंड विकास, शक्ति एंड वीरता या फिर किरण एंड उदय। आपको बताना है हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जो अपकमिंग सेंसस है उससे रिलेटेड जो दो मैस्कट्स लॉन्च किए गए वो कौन से हैं या उनका क्या नाम है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है प्रगति एंड विकास। आप देख सकते हैं Union Home Minister Amit Shah soft launched the digital tools and mascots for Census 2027 in New Delhi on 5th of March 2026. The two official mascots are Pragati, जो कि female है, symbolizing progress and inclusivity, and Vikas, male, symbolizing development and strength. The Census 2027 is said to be the first fully digital and caste-inclusive census since 1931. New digital tools include a self-enumeration portal and a mobile application for real-time data capture and geo-tagging. ये जो initiative है, it aims to bridge the digital divide through a multilingual interface and accessibility features. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country signed a migration and mobility partnership and an agreement on environmental cooperation with India in March 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2026 में किस देश ने भारत के साथ प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी और पर्यावरण सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर डेनमार्क। यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप और साथ ही इन्वायरमेंटल कॉपरेशन को लेकर के अग्रीमेंट साइन किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड। आप देख सकते हैं Prime Minister Narendra Modi and Finland's President Alexander Stubb held a bilateral summit in New Delhi on 5th of March 2026. So, the Migration and Mobility Partnership aims to facilitate safe, legal, and orderly movement for students and skilled professionals between the two nations. Environmental Cooperation Agreement की बात करें तो this agreement focuses on the green transition, circular economy, and biodiversity protection. So both nations highlighted the India-European Union Free Trade Agreement as a catalyst for a golden era in relations. An additional MOU on statistics cooperation was signed to enhance data collection methodologies for evidence-based policy making. इसके साथ ही अभी हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा, करंट अफेयर सेशन में भी ये क्वेश्चन था कि जो अभी हाल ही में 11th रायसीना डायलॉग संपन्न हुआ है उसमें भी चीफ गेस्ट रहे हैं फिनलैंड के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टर्ब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the World Obesity Atlas 2026, what is India's global rank in the terms of the absolute number of children and adolescents living with overweight and obesity? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व मोटापा एटलिस 2026 के अनुसार अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फिफ्थ। सो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलिस के अनुसार जो भारत की रैंक है ये है सेकंड। आप सकते हैं The World Obesity Atlas 2026 released by the World Obesity Federation on 4th of March 2026 highlights India's deepening childhood obesity crisis. So India ranks second globally, trailing only China in the absolute number of children and adolescents affected by overweight and obesity. So the report notes an alarming 5% average annual increase in childhood obesity rate in India, which is among the fastest growth rates in the world. So by 2025, over 41.32 million Indian youth, जिनकी एज होगी between 5 to 19, were classified as overweight or obese, with the majority belonging to the 10 to 19 age group. So the country is currently grappling with the double burden of malnutrition, where rising overnutrition exists alongside persistent undernutrition. वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की बात करें तो इट इज द ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन ओबेसिटी, रिप्रेजेंटिंग प्रोफेशनल मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक, मेडिकल एंड रिसर्च कम्युनिटीज। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।